उत्तराखंड विधानसभा मानसून सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई शुरू। विपक्ष ने किया जोरदार हंगामा। सदन के बाद धरने पर बैठे कांग्रेस विधायक मनोज रावत। पर्यावरणविद बहुगुणा का स्मरण। सीएम धामी बोले, हिमालय और नदियों के संरक्षण में बड़ा योगदान। हरीश रावत ने आप और भाजपा पर साधा निशाना। कहा, एक का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं और दूसरी सरकारी नौकरियों के दुश्मन। कांग्रेस में उभर रहे मतभेद। हरदा की लुभावनी घोषणाओं को प्रीतम सिंह ने किया खारिज। सब्सिडी मुफ्त बिजली पर था जोर। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने दिए निर्देश। कहा, स्कूलों का गंभीरता से करें मुआयना। सही तस्वीर आनी चाहिए सामने। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज। मलारी हाईवे 11वें दिन भी बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ही शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से और देहरादून से खबर, जहां पर सदन की कार्रवाई आपको बता दें कि शुरू हुई। महंगाई के मुद्दे पर सदन में हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने सरकार से पूछा सवाल। सरकार बताए, महंगाई को नियंत्रण करने के लिए क्या काम किए जा रहे हैं। सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री बंशीधर भगत दे रहे जवाब। निजामुद्दीन ने राज्य में पेट्रोल डीजल की लागू व्यवस्था पर पूछा सवाल। कांग्रेस से लघु सिंचाई को लेकर सरकार से पूछा सवाल। सरकार की ओर से लघु एवं सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज दे रहे जवाब। गंगा मैनेजमेंट बोर्ड को लेकर कांग्रेस द्वारा किया गया सवाल। सरकार की ओर से मंत्री सतपाल महाराज ने दिया जवाब। बीजेपी विधायक देशराज सिंह ने गंगा मैनेजमेंट बोर्ड का उठाया सवाल। गंगा मैनेजमेंट बोर्ड को लेकर कांग्रेस द्वारा किया गया सवाल। मॉनसून सत्र आपको बता देंगे शुरू हो चुका है। गंगा मैनेजमेंट के बोर्ड को लेकर कांग्रेस द्वारा सवाल भी किया गया, जिसका जवाब सतपाल महाराज ने दिया। सरकार की ओर से मंत्री सतपाल महाराज ने दिया जवाब। बीजेपी विधायक देशराज सिंह ने गंगा मैनेजमेंट बोर्ड का उठाया सवाल। बीजेपी विधायक देशराज सिंह ने गंगा मैनेजमेंट बोर्ड का उठाया सवाल। और देहरादून से खबर, जहां पर उत्तराखंड विधानसभा मानसून सत्र का दूसरा दिन कार्रवाई शुरू। विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला। सदन के बाहर धरने पर बैठे कांग्रेस विधायक। कार्रवाई शुरू हुई। विपक्ष का जोरदार हंगामा। कांग्रेस विधायक मनोज रावत ने दिया धरना। सदन के बाहर धरने पर बैठे कांग्रेस विधायक 4 धाम यात्रा शुरू करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। उन्होंने कहा कि सरकार न्यायालय में नहीं कर पा रही है ठीक पैरवी। हाईकोर्ट ने 4 धाम यात्रा पर आपको बता दें कि लगा रखी है रोक। वकीलों की लंबी फौज है, लेकिन वकील नहीं कर पा रहे हैं हाईकोर्ट में पैरवी। सरकार कोर्ट में नहीं दे पा रही है सही जवाब। सरकार 4 धाम यात्रा शुरू करने में पूरी तरह से विफल साबित हो रही है, जिसको लेकर मनोज रावत धरने पर बैठे हुए हैं। सरकार न्यायालय में नहीं कर पा रही है ठीक पैरवी। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने लगा रखी है रोक 4 धाम यात्रा पर। वकीलों की लंबी फौज है, मनोज रावत ने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि सरकार अपना पक्ष ठीक तरीके से नहीं रख पा रही है और वकील नहीं कर पा रहे हैं हाईकोर्ट में पैरवी। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। जो सरकार अपना पक्ष ढंग से अपने काबिल वकीलों के द्वारा उच्च न्यायालय में नहीं रख सकती है, उस सरकार को सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन सरकार ने 200 करोड़ का देखिए, ये सरकार 200 करोड़ हम लोगों से ले ले, यात्रा शुरू कर दे, और जिन लोगों को ये 2-2 हजार से लेकर के 10-10 हजार देना चाह रही है, तो उसके दोगुना राशि सरकार अपने राजस्व के लिए हमसे ले ले, लेकिन यात्रा शुरू कर दे। सरकार कह रही है कि व्यर्थ में बैठे जब न्यायालय में मामला। देखिए, जो सिर्फ मेरा ये मानना है कि उत्तराखंड सरकार को न्यायालय चला रहा है, क्योंकि ये अनिर्णय वाले, अविवेकशील, अज्ञानी लोग हैं, इसलिए अपना पक्ष माननीय उच्च न्यायालय के सामने ढंग से नहीं रख पाते हैं। इन्होंने बहुत ही नाकाबिल वकीलों की फौज खड़ी करी है इस उत्तराखंड में, जो कि उचित निर्णय न्यायालय से नहीं ले पाते हैं। मेरा ये मानना है कि ये सरकार सत्ता में रहने के लायक नहीं। सरकार न्यायालय में नहीं कर पा रही है ठीक पैरवी। वकीलों की लंबी फौज है।
लेकिन सरकार अपना पक्ष ठीक तरीके से कोर्ट में नहीं रख पा रही है। 4 धाम यात्रा को शुरू कराने में विफल साबित हो रही है सरकार और मनोज रावत धरने पर बैठे हैं। देखने को मिल रहा है सदन के बाहर धरने पर बैठे कांग्रेस के विधायक। सदन के बाहर धरने पर बैठे कांग्रेस विधायक 4 धाम यात्रा शुरू करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं विधायक। सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। उन्होंने कहा कि सरकार न्यायालय में ठीक तरीके से नहीं कर पा रही है पैरवी। 4 धाम यात्रा को शुरू कराने में विफल साबित हो रही है सरकार न्यायालय में नहीं कर पा रही है ठीक तरीके से पैरवी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अशोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, आज सत्र का दूसरा दिन रहा और काफी हंगामेदार शुरुआत हुई। विपक्ष ने सरकार को तमाम मुद्दों के लिए घेरा है। सबसे पहले तो हम मुद्दों पर चर्चा करना चाहेंगे कि वो कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर कांग्रेसियों ने सरकार से सवाल किया है और सरकार की तरफ से क्या कुछ जवाब दिए गए। देखिए, बिल्कुल मैं आपको यहाँ पे बता दूं, आज सत्र का दूसरा दिन है और जैसे सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई भी आज हंगामेदार देखने को मिली। विपक्ष ने जमकर सरकार पर हमलावर हुआ है और सबसे बड़ी बात है कि जैसे अभी सदन की कार्रवाई शुरू भी नहीं हुई थी, उससे पहले ही कांग्रेस के जो विधायक है मनोज रावत और दूसरी ओर धारचूला से विधायक आते हैं हरीश धामी, वो धरने पर बैठे हैं और जिस तरह से 4 धाम यात्रा को लगातार उनके द्वारा मांग की जा रही है कि 4 धाम यात्रा को शुरू किया जाए। हालांकि सरकार द्वारा एक आर्थिक पैकेज 200 करोड़ रुपए का उनको दिया गया था, बावजूद इसके कांग्रेस का सीधा ये आरोप है, सीधा ये बात लगातार कह रही है कि इसकी 2 गुना राशि वो हमसे ले ले, लेकिन 4 धाम यात्रा शुरू करा दी जाए। क्योंकि आज वर्तमान समय की यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हालात को अगर देखें, कोरोना से हालात नियंत्रण में हो चुके हैं, बावजूद इसके अब तक 4 धाम यात्रा को शुरू नहीं किया है। तो कांग्रेस का सीधा आरोप है कि नियत भी सरकार की किसी भी तरह की साफ यहाँ पर नजर नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि हालात बिल्कुल सही साफ हो चुके हैं। तो ऐसे में 4 धाम यात्रा को क्यों शुरू नहीं कराया जा रहा है। और चाहे अगर इसके अलावा राजस्व की बात करें तो कांग्रेस ये भी कह रही है कि इसका राजस्व भी हमसे 2 गुना राजस्व सरकार हमसे ले सकती है, लेकिन 4 धाम यात्रा को शुरू कराया जाए। वहीं दूसरी ओर धरने पर बैठे धारचूला से कांग्रेस विधायक उनका साफ तौर पर यह कहना है कि उनके जो विधानसभा क्षेत्र में नेटवर्किंग की जो समस्या का बीते 2 साल से आ रही है, ऐसे में काफी परेशानी हो रही है। यहाँ तक ये बात भी कह दी गई है कि पिछले 2 साल से ये प्रक्रिया चल रही है, धन भी इसके लिए जो आवंटित हो चुका है, जो धनराशि थी उसके लिए। लेकिन अशोक, आपकी आवाज नहीं आ रही हम तक। में जो खुफिया जो बातें होती है, नेपाल की ओर से लगा हुआ जो क्षेत्र है, वो ऐसे में कहीं ना कहीं जो अंदरूनी जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं लीक हो सकती है। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कांग्रेस की ओर से लगातार आज जमकर हमलावर दूसरे दिन भी सदन कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिली। वहीं अगर अब प्रश्नकाल की बात करें तो प्रश्नकाल पूरा हो चुका है और अब प्रश्नकाल में 19 प्रश्न पुल रखे गए हैं और जिसमें से कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे रहे हैं जिसमें विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा है। साथ ही साथ इसके अलावा जो सिंचाई को लेकर बात करें, यहाँ पर सिंचाई का सबसे पहले यहाँ पर पहला प्रश्न रहा और उसके दौरान भूमि को लेकर हाल ही में जैसे उधम सिंह नगर में जिस तरह से बाढ़ आई और कई जो लोग थे वो घर से बेघर हो गए और जो उनके द्वारा भूमि को लेकर यहाँ पर सवाल किया गया, लेकिन विपक्ष सरकार के किसी भी जवाब से संतुष्ट होता नजर नहीं आया। और इसके अलावा कई ऐसे मुद्दे रहे, महंगाई को लेकर भी मुद्दा रहा, महंगाई को लेकर पेट्रोल और डीजल के दामों पर टैक्स को लेकर भी यहाँ पर बात की गई कि कितना टैक्स को लेकर क्या प्रक्रिया सरकार द्वारा चल रही है, जिसको लेकर सरकार का जवाब है कि टैक्स को लेकर इस पर अभी विचार विमर्श चल रहा है और जल्दी इस पर काम किया जाएगा। जो लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार द्वारा जो भी जवाब दिए गए, विपक्ष किसी भी जवाब में उस पर संतुष्ट नजर नहीं आया। वहीं इसके अलावा विपक्ष ने एक ये मांग भी रखी है कि इसको लेकर नियम 310 के अंतर्गत हंगामा भी किया जाएगा, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष द्वारा इस नियम को 58 में चर्चा करने की बात की गई है। तो अब नियम 58 के अंतर्गत इस पर चर्चा होगी और अब तक के 19 प्रश्नकाल पूरे हो चुके हैं। जी
अशोक, इस पूरे मुद्दे में विपक्ष की अगर हम बात करें तो क्या देवस्थानम बोर्ड को लेकर सरकार से बातचीत की गई है और भू कानून को लेकर, क्योंकि उत्तराखंड के ये भी दो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं इस वक्त। जी बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा अभी यही है, क्योंकि देवस्थानम बोर्ड की अगर हम यहाँ बात करते हैं तो जिस तरह से पंडा पुरोहित बीते कुछ समय से लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ जमकर हमलावर कर रहे हैं, इतना ही नहीं पुतला दहन करने के साथ साथ आलम आज ये हो गया है कि अपने खून से पत्र लिखकर प्रधानमंत्री को भेजा जा चुका है, लेकिन बावजूद उसके हाई पावर कमेटी भी बना दी जाती है और आलम आज ये भी आ गया है कि हाई पावर कमेटी का पुतला भी दहन कर दिया जाता है। त्रिवेंद्र सिंह रावत आते हैं तो देवस्थानम बोर्ड का गठन किया जाता है, उसके बाद फिर मुख्यमंत्री पद की कमान संभालते हैं तीरथ सिंह रावत, तो उनके द्वारा जब यह बात की जाती है कि इस पर पुनः विचार किया जाएगा और अब सूबे की कमान संभाल रहे पुष्कर सिंह धामी, उनके द्वारा जब हाई पावर कमेटी का गठन कर दिया जाता है, हाई पावर कमेटी का गठन करने के बाद भी इस पर कोई प्रक्रिया नहीं अब तक दिखाई दे रही है। लगातार यही बात कहा जा रहा है कि मंथन हो रहा है। हाई पावर कमेटी को लेकर अगर बात करते हैं तो 3 बैठकें अब तक हो चुकी हैं, लेकिन अब तक सरकार किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है कि अब तक ये क्या ऐसे इसको जो लगातार पंडा पुरोहितों की मांग चलती आ रही है कि देवस्थानम बोर्ड को भंग किया जाए, उसको लेकर अब तक कोई प्रक्रिया अब तक नजर नहीं आ रही है। और यही कारण रहा है कि लगातार पंडा पुरोहितों के अंदर जो आक्रोश है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि हमने जिस तरह से हाल ही में देखा पंडा पुरोहितों ने अपने खून से पत्र लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा है, बावजूद इसके अब देखना लेकिन यह है कि जिस तरह से लगातार उनका विरोध प्रदर्शन हो रहा है और दूसरी तरफ हाई पावर कमेटी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बिल्कुल अशोक, कमेटी दोनों के लिए बनी है, चाहे वो देवस्थानम बोर्ड की बात करें चाहे भू कानून को लेकर, लेकिन अभी तक कोई भी हल नहीं निकल पाया है और कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार हमलावर सरकार को इसको लेकर हो भी रहा है और ये काफी बड़ा मुद्दा है इस वक्त, क्योंकि देवस्थानम बोर्ड को लेकर जो पंडा पुरोहित है उनको काफी आज से कि इस पर सोल्यूशन निकलेगा, लेकिन अभी तक नहीं निकल पाया। देखना होगा क्या इसका सोल्यूशन निकलता है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक जो हैं वो धरने पर भी बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा को शुरू करना चाहिए, लेकिन चारधाम यात्रा शुरू नहीं करवा पा रही है सरकार, दलीलें नहीं दे पा रही है और जिसकी वजह से चारधाम यात्रा शुरू नहीं हो रही है। हालांकि आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी ने इस बात को कहा था कि हम चाहते हैं कि चारधाम यात्रा को शुरू किया जाए, लेकिन चूंकि हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है इससे चारधाम यात्रा को शुरू नहीं किया जा रहा है। और देहरादून से आपको एक और खबर बता देते हैं, जहां पर मौन उपवास पर बैठे हैं हरीश रावत। देहरादून से खबर, मौन उपवास पर बैठे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। घर के बाहर धरने पर बैठे हैं हरीश रावत जी। हरीश रावत ने सरकार को घेरा। अर्थव्यवस्था का सहारा है वो बंद पड़ी है और लगातार बंद पड़ी है। उसके बंद रहने से जिन लोगों की आजीविका पर फर्क पड़ रहा है, वो लोग आजीविका पर, आपको बता दें कि जिन लोगों को फर्क पड़ रहा है उसके बाद बंद रहने से जिन लोगों की अर्थव्यवस्था पर फर्क पड़ रहा है, बद्रीनाथ में और कुछ अन्य स्थानों पर उपवास पर बैठे हुए हैं लोग। हरीश रावत के साथ उनके कार्यकर्ता भी मौजूद है। बद्रीनाथ में और भी कुछ अन्य स्थानों पर लोग उपवास पर बैठे हुए हैं। देहरादून से खबर, मौन उपवास पर बैठे हरीश रावत। घर के बाहर धरने पर बैठे हैं हरीश रावत। ये तस्वीरें। और देहरादून से आपको हम खबर बता देते हैं, जहां पर मीडिया प्रभारी राजीव उनियाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। बीजेपी संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है, उनियाल ने बात कही। बूथ सत्यापन का चल रहा है कार्यक्रम। मीडिया प्रभारी राजीव उनियाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी संगठन को मजबूत करने में जुटी है। राजीव उनियाल ने इस बात को कहा। राजीव उनियाल ने कहा कि बूथ सत्यापन का कार्यक्रम चल रहा है। बीजेपी महानगर में प्रत्येक शक्ति केंद्र पर सत्यापन चल रहा है। बीजेपी महानगर में प्रत्येक शक्ति केंद्र पर सत्यापन है।
सत्यापन के लिए 4 पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। शक्ति केंद्र का संयोजक और शक्ति केंद्र के प्रभारी, वार्ड का पार्षद, बूथ स्तर तक संगठन को किया जा रहा है मजबूत। सत्यापन के लिए 4 पदाधिकारियों की गई है नियुक्ति। शक्ति केंद्र का संयोजक, शक्ति केंद्र के प्रभारी, वार्ड के पार्षद, शक्ति केंद्र के संयोजक, शक्ति केंद्र के प्रभारी, वार्ड के पार्षद मौजूद। देहरादून से खबर, मीडिया प्रभारी राजीव नियाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि बीजेपी संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है। बूथ सत्यापन का कार्यक्रम चल रहा है। बूथ सत्यापन का चल रहा है कार्यक्रम। बीजेपी महानगर में प्रत्येक शक्ति केंद्र पर सत्यापन के लिए 4 पदाधिकारियों की गई है नियुक्ति। और देहरादून से आपको एक और खबर बता देते हैं। उपवास पर बैठेंगे किशोर उपाध्याय। आज विधानसभा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठेंगे उपवास पर। वनाधिकार आंदोलन के सदस्य भी बैठेंगे उपवास पर। 3 सूत्रीय मांगों को लेकर उपवास पर बैठेंगे। चारधाम यात्रा शुरू करने को लेकर धरने पर बैठे विधायक, सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। सरकार न्यायालय में नहीं कर पा रही है ठीक तरीके से पैरवी। सरकार चारधाम यात्रा को शुरू करवाने में विफल साबित हो रही। मनोज रावत ने कहा है कि सरकार चारधाम यात्रा शुरू ही नहीं कराना चाहती है। वकीलों की लंबी फौज है, उसके बाद भी ठीक तरीके से पैरवी नहीं हो पा रही। सरकार कोर्ट में नहीं दे पा रही है सही जवाब। मनोज रावत ने आपको बता दें कि वो धरने पर बैठे हुए हैं विधानसभा के बाहर। देहरादून से खबर, उत्तराखंड विधानसभा मानसून सत्र का दूसरा दिन और उत्तरकाशी के नौगांव नई नगर पंचायत की ये खबर है, जहां पर ग्राम पंचायत से बनी नौगांव नगर पंचायत में बजट कोरोना बताया जा रहा है और इस नगर पंचायत की आबादी लगभग 7,000 से अधिक बताई जा रही है और इसका क्षेत्रफल लगभग 7 किलोमीटर से अधिक का है। 7 वार्ड भी हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष शशि मोहन राणा का कहना है कि इस नगर पंचायत में हमें जो आज तक का बजट मिला है उसमें हमने सीसीटीवी कैमरे व स्ट्रीट लाइट को प्राथमिकता के आधार पर इस कार्य को किया है। साथ ही इस नगर पंचायत की समस्याओं को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री व शहरी विकास मंत्री को भी यहाँ की समस्याओं से भी अवगत करा चुके हैं। इस नगर पंचायत को लगभग 6 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है, परंतु अभी भी काफी चुनौतियां हैं। और देहरादून से आपको एक बार फिर से खबर बता देते हैं। उपवास पर बैठेंगे किशोर उपाध्याय। आज विधानसभा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठेंगे उपवास पर। वन अधिकार आंदोलन के सदस्य भी बैठेंगे उपवास पर। वन अधिकार आंदोलन के सदस्य बैठेंगे उपवास पर। देहरादून से खबर, उपवास पर बैठेंगे किशोर उपाध्याय। आज विधानसभा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठेंगे उपवास पर। वनाधिकार आंदोलन के सदस्य भी बैठेंगे उपवास पर। वनाधिकार आंदोलन के सदस्य भी बैठेंगे उपवास पर। देहरादून से खबर, उपवास पर बैठेंगे किशोर उपाध्याय। और रुद्रप्रयाग से खबर, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। तिलवाड़ा से 4 किलोमीटर आगे कार दुर्घटनाग्रस्त। तिलवाड़ा से 4 किलोमीटर आगे कार हुई दुर्घटनाग्रस्त। एक व्यक्ति की मौके पर हुई मौत, एक गंभीर रूप से घायल।
घायल व्यक्ति को डीडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम ने खाई से निकाला। तेज रफ्तार का कहर, तिलवाड़ा से 4 किलोमीटर आगे कार हुई दुर्घटनाग्रस्त। एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। कार 80 मीटर नीचे खाई में जा गिरी। तिलवाड़ा से 4 किलोमीटर आगे कार हुई दुर्घटनाग्रस्त। एक व्यक्ति की मौके पर हुई मौत। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। रुद्रप्रयाग से खबर बता रहे आपको। खटीमा से खबर, जहां पर भ्रष्टाचार और वसूली पर एक और बड़ी कार्रवाई। किलपुरा रेंज के आरओ पर मुकदमा दर्ज। एसडीओ की तहरीर पर मुकदमा हुआ दर्ज। वन विभाग ने पहले किया था आरओ का निलंबन। एसडीओ की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ है। एसडीओ की तहरीर पर मुकदमा हुआ दर्ज। खटीमा से खबर, भ्रष्टाचार और वसूली पर एक और बड़ी कार्रवाई। किलपुरा रेंज के आरओ पर मुकदमा हुआ है दर्ज। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की विधानसभा क्षेत्र खटीमा छकरपुर में खेल स्टेडियम को लेकर कार्य की शुरुआत हो गई है, जिसको लेकर क्षेत्र में चिन्हित वन चेतना मैदान में बनने जा रहे खेल स्टेडियम को अंतिम रूप देने पहुंची सर्वे टीम ने सर्वे का कार्य शीघ्र कराने की बात कही है। वहीं स्टेडियम का जायजा लेने पहुंचे भाजपा कार्यकर्ताओं व स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि लंबे समय से चली आ रही खेल स्टेडियम की मांग पूर्ण होने पर इस क्षेत्र के लोगों में और भी मुख्यमंत्री से विकास की उम्मीदें जगी हैं। मैदान है, इसका नाम वन चेतना मैदान छकरपुर के नाम से है और 2012 में जब माननीय इस क्षेत्र से विधायक चुने गए तो यहाँ के खेल प्रेमियों ने उन्हें इसके बारे में ज्ञापन दिया और उसके पश्चात इसमें 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन होने के बाद उन्होंने इसे मुख्यमंत्री घोषणा में शामिल कराया और जिसके लिए इस भूमि को बदले पौड़ी गढ़वाल में इसके 4 गुना भूमि दी गई है और ये भूमि अब वन विभाग से खेल विभाग को हस्तांतरण हो गई है और आज निर्माण एजेंसी की सर्वे टीम इसका सर्वे कर रही है। और ये यहाँ पे जितने भी खेल प्रेमी जनता है उनकी जो मांग कई वर्षों से थी माननीय विधायक जी से, जो आज मुख्यमंत्री बन चुके हैं हम लोगों के सौभाग्य से, ये उनकी एक बहुत बड़ी जीत है। और आज यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे होंगे कि निर्माणाधीन कंपनी की सर्वेयर टीम आई हुई है जो पूरा यहाँ से सर्वे करके भेजेगी देहरादून, ताकि किस तरीके से स्टेडियम की रूपरेखा तैयार की जाए वो तैयार होना है और ये बहुत ही खुशी का विषय है। उत्तराखंड हाईकोर्ट रुद्रप्रयाग के अगस्त मुनि नगर पंचायत की भूमि पर उत्तराखंड टूरिज्म बोर्ड द्वारा पार्किंग टेंडर पर रोक लगाने के साथ ही कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार सहित उत्तराखंड टूरिज्म बोर्ड को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह में सभी पक्षकारों को जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले के अनुसार साल 2016 में केंद्र सरकार की प्रसाद योजना के तहत केदारनाथ के 7 आसपास काम हुए हैं। नगर पंचायत अगस्त मुनि ने बोर्ड बैठक के बाद काम कराने की स्वीकृति इस शर्त पर दी कि काम पूरा होने के बाद ये स्थान नगर पंचायत के हैंडओवर होंगे। हालांकि 2018 में 12 काम पूरे हो गए, लेकिन नगर पंचायत को पार्किंग स्थल समेत अन्य हैंडओवर नहीं हुए। जनवरी 2021 में हस्तांतरण की कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन 17 जुलाई 2021 में उत्तराखंड टूरिज्म बोर्ड ने पार्किंग का टेंडर निकाल दिया। अगस्त मुनि नगर पंचायत ने इस टेंडर प्रक्रिया को नियम विरुद्ध बताते हुए हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। ई टेंडर नोटिस निकाला गया उस पार्किंग के संचालन के, जिसको कि आज नगर पंचायत द्वारा चैलेंज किया गया और माननीय उच्च न्यायालय ने प्रथम दृष्टया पाया कि उत्तराखंड टूरिज्म बोर्ड इस पार्किंग के लिए टेंडर नोटिस नहीं निकाल सकता है और इस रोक लगाकर विपक्षी जो पार्टियां हैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार और उत्तराखंड टूरिज्म बोर्ड से जवाब मांगा गया है और 3 हफ्ते के बाद इस केस की सुनवाई के लिए लगाया गया। महिला से कुत्ते के बच्चे के नाम पर 66 लाख रुपए ठगने वाले विदेशी नागरिक को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठग से 12 से अधिक मोबाइल फोन, सिम कार्ड्स, लैपटॉप, एटीएम कार्ड्स और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद हुए हैं। साथ ही एसटीएफ ने 13 लाख रुपए भी अकाउंट से फ्रीज किए हैं। आपको बता दें कि सेंट्रल अफ्रीका का अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठग रिपब्लिक ऑफ कैमरून निवासी डिंगबोगा क्लोविस उर्फ बॉबी इब्राहिम बेंगलुरु में बैठकर साइबर ठगी की घटनाओं को अंजाम दे रहा था।
खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर पटारा गांव निवासी और हिम पटारा ग्राम संगठन की अध्यक्ष श्रीमती सरतमा देवी ने जनपद का गौरव बढ़ाया है। वुमेन वाटर चैंपियन में देश के 41 महिलाओं में शामिल हुई। वहीं जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने अपने कक्ष में श्रीमती सरतमा देवी को यूएनडीपी द्वारा प्रेषित प्रशस्ति पत्र और दीवाल घड़ी देकर सम्मानित किया। जिलाधिकारी ने हिम पटारा ग्राम संगठन की अध्यक्ष व उनकी टीम को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही जल संरक्षण और संवर्धन के लिए किए गए कार्यों की सराहना की है तथा इस मुहिम को और भी गांवों तक पहुंचाने व ग्रामीणों को प्रेरित करने के लिए कहा गया है। उत्तराखंड सरकार ने 7 दिन और बढ़ाया कोरोना कर्फ्यू। अब 31 अगस्त सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा कर्फ्यू। प्रदेश में शव यात्रा में अधिकतम 50 लोग हो सकेंगे शामिल। प्रदेश में रात्रि कर्फ्यू के अलावा तमाम छूट जारी रहेगी। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।